नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी का आज प्रयागराज दौरा है। आज संगम पर गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है। 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रयागराज में जनवरी 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, जिसके सकुशल संपन्नता के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शुक्रवार को त्रिवेणी घाट पर पूजन और अभिषेक करेंगे। पीएम मोदी त्रिवेणी घाट पर कुंभ कलश की स्थापना भी करेंगे। कुंभ कलश की तैयारी को लेकर भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। मेला प्राधिकरण द्वारा मोतियों से जड़ित कुंभ कलश का निर्माण कराया गया है। पीएम के कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 11 कॉरिडोर, 29 मंदिरों का जीर्णोद्धार और ओवरब्रिज, कई सड़कें परियोजनाएं शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रेलवे, एयरपोर्ट, एनएचआई की भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो महाकुंभ की तैयारियां तेज है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी संगम नगरी पहुंचेंगे, जन संवाद करते हुए नजर आएंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, गंगा पूजन करेंगे, साथ ही साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, प्रधानमंत्री मोदी का ये बेहद अहम दौरा, कुछ ही महीने में अब महाकुंभ मेले का आयोजन होगा, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री संगम नगरी पहुंचेंगे। उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम बनाया गया है उससे ये भी कहा जा सकता है कि आज से इस महाकुंभ का आगाज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सबसे पहले वो बमरौली एयरपोर्ट आएंगे, वहां से वो हेलीकॉप्टर से अरैल पर हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर आएंगे और वहां से क्रूज निषाद राज पर सवार होकर के वो बाकायदा संगम नोस पे पहुंचेंगे, जहां पर गंगा पूजन करेंगे। उसके बाद अक्षय वट और गंगा स्तूप और हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। इन दोनों के कॉरिडोर भी बनाए गए हैं, जिसका लोकार्पण भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहले वो माँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि निर्विघ्न तरीके से ये कुंभ आयोजित हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद वो दर्शन करेंगे हनुमान मंदिर के, अक्षय वट के और स्तूप की करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहले उनका इस तरह का कार्यक्रम होगा। उसके बाद कुछ जो योजनाएं हैं, करीब 7000 करोड़ के आसपास की योजनाएं, अलग अलग योजनाएं हैं, यहाँ से लेकर के आप कह सकते हैं शहर के तमाम इलाकों में जो कार्य हो रहे हैं कुंभ को लेकर, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस पूरे कार्यक्रम में जो 13 अखाड़े हैं उनके साधु संतों को आमंत्रित किया गया और भी इस तरह के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया। उसके अलावा बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे भी, क्योंकि वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो करीब 3 से 3.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। चूंकि 2025 तक एक बड़े आयोजन के रूप में होने जा रहा है, जिसकी भव्य तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही है। अब कम समय बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तैयारी का जायजा लेने के लिए 15 दिनों के अंदर तीसरी बार कल संगम नगरी आए थे। आज भी वो प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। उसके अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है और भी केंद्र के मंत्री भी मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। शोएब, क्योंकि कलश स्थापना होना है कुंभ को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से कुंभ कलश की महत्ता है, जिसको लेकर आज खुद सीएम योगी इसकी स्थापना करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से ये धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ साधु संतों की मौजूदगी में, उसके अलावा जो पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी में ये पूजा अर्चना की जाएगी। बाकायदा गंगा पूजन का जो कार्यक्रम है उसके लिए पूरी विधिवत तैयारी की गई है। उसके अलावा जो स्तूप के दर्शन करेंगे या लेटे हनुमान मंदिर में जाएंगे तो लेटे हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं,
वो बाकायदा वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये पूरे कार्यक्रम एक तरह से पूरे धार्मिक श्रद्धा के साथ वहाँ पे वो उनकी मौजूदगी होगी और इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है वो सारा किया जाएगा। शुरुआत का इनका कार्यक्रम होगा करीब 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पे आएंगे और गंगा पूजन के लिए वो 12 बजे के आसपास संगम पर पहुंचेंगे। वहां पर ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनका शुरू होगा और करीब 1 से 2 घंटे तक इस तरह के कार्यक्रम करने के बाद ही वो जनसभा को संबोधित करीब 1 बजे के आसपास वो जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी लोगों को भी संबोधित करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके जन संबोधन में एक और बात, एक अपील भी लोगों से होगी कि वो प्लास्टिक का यूज नहीं करें। अब प्लास्टिक का नो प्लास्टिक यूज को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री इसका आह्वान करने वाले हैं, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके? बिल्कुल, इस बार का जो कुंभ है उसका कहीं ना कहीं स्लोगन है प्लास्टिक फ्री कुंभ, और इसके लिए पहले से कैंपेन न सिर्फ प्रशासनिक अमले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके, आज प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों पर बड़ा असर होता है और इसलिए ये अपील आज बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि इसके पहले से ही प्रशासनिक तैयारियां हैं, मिट्टी के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध है, तो ऐसे में उसका जो अल्टरनेट पर्यावरण को जो नुकसान न पहुंचाने वाले सामग्रियां हैं उसका इस्तेमाल कुंभ इलाके में किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और लोग भी इसके लिए सजग दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी पहल इस बार के कुंभ में रहेगी और कुंभ का कहीं ना कहीं ये थीम भी है प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करने का। न सिर्फ कुंभ इलाके में बल्कि शहर में भी इस पर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी जो अपील होगी वो कहीं ना कहीं दूर तक पहुंचेगी, लोगों में इसका एक सार्थक असर भी होगा और इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इस बार ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी, खासतौर से डिजिटलाइजेशन पर बहुत जोर दिया गया है, डिजिटल कुंभ भी इस बार कहा जा रहा है। तो इस जो हाईटेक्निक है उसके भी इस्तेमाल न सिर्फ प्रशासनिक अमले पर बल्कि साधु संतों द्वारा भी किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को इस बार नए तरीके से किया जा रहा है और जिसका असर भी दिख रहा है और आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संदेशों में इन चीजों की झलक भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, डिजिटल वाली कुंभ और नो प्लास्टिक यानी कि फ्री प्लास्टिक, किस तरीके से अब इस अपील को जनता लेती है, शोएब, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब जिस तरीके से साधु संतों से आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, कितने बजे मुलाकात होगी और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है साधु संतों से? देखिए, इन सबको आमंत्रित किया गया क्योंकि जो धार्मिक कार्यक्रम होंगे उनमें कहीं ना कहीं ये साधु संतों की मौजूदगी होगी। जो अखाड़े से जुड़े साधु संत है या कथावाचक है, इस तरह के तमाम लोग हैं जो इन कार्यक्रमों में रहेंगे और उसी बीच में चर्चा का भी दौर चलेगा और उसके बाद जब वो संबोधित करेंगे तो इन चर्चाओं में क्या कुछ निकलता है वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो साधु संतों से मुलाकात है, इन तमाम शुरुआती जो कार्यक्रम होंगे, चाहे वो गंगा पूजन का कार्यक्रम हो या अक्षय वट के दर्शन हो, लेटे हनुमान जी के दर्शन हो, इन तमाम कार्यक्रमों में ये साधु संतों की मौजूदगी रहेगी और उनसे न सिर्फ कुंभ से जुड़े जो अनुभव हैं वो जानेंगे या उनकी जो जिज्ञासाएं हैं या वो जो भी चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगी, ये एक कारण है और इसीलिए साधु संतों के साथ जो मुलाकात है वो भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले काफी दिनों से जिस तरह की चीजें हो रही हैं, कुंभ को लेकर के जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शोएब, ऐसे में महाकुंभ की महा तैयारियां अब अंतिम चरण में है। परिवहन विभाग के द्वारा श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है अभी तक? देखिए, अगर आप परिवहन विभाग की बात तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो सड़क मार्ग या ट्रेन के जरिए आते हैं। रोडवेज ने भी बसों की बहुत बड़ी संख्या बढ़ाई है। शहर के अंदर भी पर्यावरण मुक्त जो बसें हैं, बैटरी संचालित बसें हैं, उसका बड़े पैमाने पर संचालन किया जाएगा। उसके बाद ट्रेनों की संख्याएं बहुत बढ़ाई गई हैं और तमाम जो स्टॉपेज हैं वहां पर तमाम जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन तमाम चीजों का भी एक तरह से जरूरत की चीजों को बनाया गया है जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, चाहे वो रैन बसेरा हो, क्योंकि ठंड के दिनों में जब जिस तरह श्रद्धालु आएंगे बसों में अगर विलम्ब होता है तो उनके ठहरने की जगह, उसके अलावा ठंड से बचने की तमाम तरह के उपाय, ठंड का ये मौसम है, इसको लेकर रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जा चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पूरी कर ली जा चुकी है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारी।
वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की दुखद मौत के मामले में बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में एक टीम जौनपुर पहुंची और स्थानीय थाने में कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के घर जाएंगी। हालांकि निकिता सिंघानिया का परिवार पहले ही घर से फरार बताया जा रहा है। घर पर ताला लगा हुआ है। बता दें कि एआई इंजीनियर मौत के मामले में परिजन की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और बड़े ताऊ सुशील सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अतुल सुभाष ने वायरल वीडियो में अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया पर प्रताड़ना, वसूली और भ्रष्टाचार समेत कई लोगों को अपने मौत का जिम्मेदार बताया। गौरतलब है कि निकिता सिंघानिया का परिवार गिरफ्तारी के डर से फरार बताया जा रहा है। इस बीच निकिता सिंघानिया का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें वह किसी होटल में बैठी हुई नजर आई थी। इन तमाम वीडियो को लेकर भी अब पुलिस प्रशासन जांच करती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच तेज कर दी गई है। पत्नी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मौत का यह पूरा मामला है जिसमें आज बेंगलुरु की पुलिस जौनपुर पहुंचेगी और तफ्तीश करती हुई नजर आएगी। परिवार वालों से भी पूछताछ की जाएगी। तो वहीं देश में संविधान को अपनाए जाने के 75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में आज लोकसभा में संविधान पर 2 दिवसीय बहस शुरू होगी। सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बहस का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 16 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे। 17 को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। लोकसभा के एजेंट के अनुसार संविधान पर विशेष चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष की ओर से खड़गे बहस की शुरुआत करेंगे। तो लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय ये चर्चा होगी। वहीं खबर झांसी से है जहां एनआईए और एटीएस टीम द्वारा ऑनलाइन इस्लामिक शिक्षा देने वाले मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिया गया है। झांसी के पुलिस लाइन में उन्हें हिरासत में लेकर आई है। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद टीम ने मुफ्ती खालिद को परिजनों को सौंप दिया है। बता दें एनआईए और एटीएस की टीम ने कल खालिद के घर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 4 केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की है। इस बीच एनआईए की टीम यूपी के झांसी में मुफ्ती खालिद के घर में छापेमारी करने के लिए पहुंची, जहां एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिए जाने पर टीम पर हमला कर दिया गया था। इस मामले की जांच और संवेदनशीलता को समझते हुए टीम पर हमला करने वाले 100 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शेखुगुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखुगुल, क्या कुछ जानकारी है? खालिद को कल हिरासत में लिया गया था, क्या आज उन्हें पुलिस अपने घर पहुंचा चुकी है या अभी और भी वक्त लगेगा? जी मैं बता दूं कि कई घंटों की पूछताछ के बाद खालिद मुफ्ती को कल रात में उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। वही इस मामले को लेकर अभी अपडेट आई है कि इस मामले में जब मुफ्ती खालिद को घर से ले जाकर एनआईए और एटीएस की टीम जब ले जा रही थी तो उस दौरान वहां क्षेत्रवासियों द्वारा जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी और मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया गया था कि मुफ्ती खालिद को ले जाया जा रहा है, सभी लोग घर के बाहर आ जाए। इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 10 लोगों को नामजद और 100 लोगों को अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। जी ऐसे में 7 घंटे की पूछताछ हुई। शेखुगुल, इसमें क्या कुछ खुलासे हुए, क्या कुछ अहम जानकारियां पुलिस प्रशासन और विभाग के हाथ लगी है? ये अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी बाहर नहीं आई है, मगर ये बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन जो दीनी तालीम दिया करते थे और उसके बिहाफ से इनको जो फंडिंग मिल रही थी उस फंडिंग की जांच की गई है कि इनके पास ये फंडिंग कहां से आ गई थी और इनको कौन कौन वहां से डोनेट करता था और क्या लिंक्स थे, इस बारे में जांच पड़ताल की गई। और इनके घर पे कल 3 बजे टीम पहुंच गई थी। उसके बाद फिर इनसे घर पर पूछताछ की। घर के बाद इन्हें फिर अपने साथ लेकर पुलिस लाइन साइबर क्राइम पहुंची, जहां पर 7 से 8 घंटे इनसे पूछताछ की। उसके बाद रात में करीब 10:30-11 बजे इनके परिवार को बुलाकर इनको सुपुर्द किया था।
यानी कि परिवार वालों को सौंप तो दिया गया है। 7 घंटे की इस पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारी मिली? अभी इसका खुलासा आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है। अब ऐसे में क्या और भी संभावनाएं हैं शेख गुल की? क्या फिर से खालिद के घर पर पुलिस विभाग की टीम पहुंच सकती है, एनआईए और एटीएस की टीम पहुंच सकती है और एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जा सकती है? क्या कुछ संभावनाएं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बताया लगातार जारी रहेगी। अगर आगे चलकर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उनको पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। इससे पहले कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी छापेमारी की गई है, उसके बाद खालिद को हिरासत में लिया गया। 7 घंटे की इस पूछताछ में कई अहम जानकारी विभाग के हाथ तो लगी है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि, उसके आधिकारिक खुलासे नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया शेख गुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स का पहरा है। संभल में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई है। जामा मस्जिद पर कड़ा पहरा बनाया गया है। अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। मुरादाबाद रेंज के सभी जिलों से फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी की 10 कंपनी शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात है। बवाल के बाद से शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। इसमें ड्रोन से निगरानी भी शामिल है। जुम्मा नमाज के दौरान ड्रोन से जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जाएगी। एसपी ने बताया कि शहर के सभी कैमरे लगातार एक्टिव हैं और उनके माध्यम से निगरानी बरकरार है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे से पैनी नजर संदिग्धों पर रखी जा रही है, अराजक तत्वों पर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का पहरा संभल से लेकर तमाम जिलों में नजर आ रहा है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कई जिलों में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ धार्मिक स्थलों पर मौजूद है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स का तैनाती है। साथ ही साथ धार्मिक मौलानाओं से अपील की जा रही है। संभल में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आसिफ, जुम्मे का नमाज होना है, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। कुछ ही देर में जुम्मे की नमाज होगी, इसको लेकर प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है? क्या कुछ अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए सुरसिंह, संभल बवाल को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक अहम निर्देश दिया है। यूपी के कुछ जिले अलर्ट पर रखे गए हैं, तो वहीं संभल के का जिला जो है अति संवेदनशील जोन में रखा गया है। और आज जुमा की नमाज है और जुमा की नमाज को देखते हुए यहाँ पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। कोई भी नमाजी जो है बिना आधार कार्ड के पहचान पत्र के मस्जिद में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहीं ड्रोन कैमरों से मस्जिद के आसपास के इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवान भी तैनात किए रहेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से संभल में बवाल हुआ सर्वे के दौरान, अब इससे एक बड़ा सबक भी जिला प्रशासन ने ले लिया है। यानी कुछ हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है आसिफ। साथ ही साथ अब ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाके जो है, मुस्लिम बहुल इलाके जो है आसिफ, वहां पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तैनाती है, किस तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है? देखिए श्रुति, अगर मुस्लिम इलाकों की बात करें तो यहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया। सुबह सुबह पीएसी के जवानों ने गश्त बढ़ा दी है। कई थानों की पुलिस फोर्स संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास तैनात कर दी गई है। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जिस तरह से संभल में गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार दबिश जारी है और 6 राज्यों में संभल पुलिस जो है आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। 100 से ज्यादा जो लोग हैं, आरोपी हैं, उनके चेहरों की पहचान भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से शिकंजा कस रहा है आरोपियों पर। और साथ ही साथ बिल्कुल, यानी कि संभल में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में, वहीं पुलिस प्रशासन संभल हिंसा में
जो लोग मौजूद थे उनकी पहचान कर रही है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के रावण टीला पानी टंकी के पास की सभासद पति पर कार सवारों ने हमला कर दिया। अपनी कार से सभासद पति घर लौट रहे थे। हमलावरों ने सभासद पति की कार को ओवरटेक कर उन पर हमला किया है। सभासद पति को हमलावरों ने कार से उतार कर पीटा। पति पर हमले का आरोप लगाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभासद के घायल पति को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आधी आबादी को अपने हक में करने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड के कामयाब फॉर्मूलों को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आजमाया है। केजरीवाल ने भी दोनों राज्यों की तरह महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आपकी दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को मंजूरी भी दे दी। इसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र और झारखंड सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी इस चुनावी वादे के सहारे दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की आशंका कोशिश कर रही है। हालांकि दिल्ली में इससे पहले भी 2019 विधानसभा चुनाव में इस तरह का एक सफल प्रयोग किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बस में महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया था। इसका असर भी विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था। आंकड़ों के अनुसार आपको बता दी कि उस दौरान महिलाओं ने पुरुषों के करीब करीब बराबर ही वोट किया था। पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 62.59 और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 62% था। वहीं करीब 25 विधानसभाओं में महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा वोट किया था। तो एक बार फिर से केजरीवाल वही फॉर्मूला आजमा रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र में जिस फॉर्मूले के आधार पर सरकार बनी है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में करते हुए नजर आ रहे हैं। आधी आबादी को अपने हक में करने की कवायद आम आदमी पार्टी के द्वारा अब शुरू हो गई है। तो केजरीवाल एक बार फिर से महिलाओं को अपने हक में करने के लिए ये तमाम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो केजरीवाल झारखंड वाला फॉर्मूला आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका फायदा कितना होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।